तुमने उससे बोल दिया, तू क्या कह रहा है भाई, तेरी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही है, ढंग में बोल, ऐसा बोल जो मेरी समझ में आ जाए। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, वो भाले निकाल लेंगे अपने, क्योंकि उनको लगेगा कि यार बाहरी आदमी इंट्रूडर आ गए हैं, घुसपैठी आ गए और जो हमारा कल्चर है उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमको सबके कल्चर को रेस्पेक्ट भी तो करना है। जैसे मैं केरल गया, मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं। तो केरल में जो मेरे साथ एक गाइड थे, तो वो केरल के ही रहने वाले थे। तो मैं वहाँ लगभग अपना ऐसा 6-7 दिन रहा, तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ऊपर जो है ना, इधर वो कोवलम क्षेत्र था वहाँ पर, तो कोवलम में उन्होंने बताया कि इधर एक गांव है और उस गांव में 12 ही लोग हैं। 12 लोगों में एक राजा भी है, ठीक है, एक रानी भी है और उनका परिवार है, और वो एक गांव की तरह रहते हैं और गवर्नमेंट ने भी उनको क्या है, संरक्षण दिया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं आप चल करके उनसे मिले। मैंने कहा भाई नहीं, कोई नहीं, वो स्वतंत्र है, वो अपना तरीके से रह रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें इस बात से कि भाई उन्हें कोई एड सहायता के लिए वो लोगों को बुलाते हों कि भाई कुछ लोग आएंगे घूमने फिरने, हमारे कल्चर से प्रभावित कुछ होंगे, मैं कहा मैं उस मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कुछ कहें मैं कुछ कहूं। उसने कहा जी मैं कन्वर्सेशन बीच में आपका जो है मध्यस्थता मैं करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जातियों का एक संरक्षण होता है और उसके लिए गवर्नमेंट देती है आपका इनर लाइन परमिट। इसको भी नोट कर लेना, जनजातियों को सुरक्षित करने के लिए और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। यानी कि कुछ जनजाति क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कारण मैंने आपको बता दिया, विरोध की स्थिति बन सकती है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उस जनजाति के बचे हुए ही लोग 5-6 लोग बचे हुए हैं और आप वहां पर पहुंच गई जनरल पब्लिक, और आप किसी बीमारी का या किसी पैंडेमिक या अर्थात महामारी का शिकार आप थे, तो उस महामारी को आप वहां तक नहीं छोड़ के आ जाओगे। और उस जनजाति के वो बचे हुए ही 4 लोग थे और वो खतरा आपकी वजह से उनकी जान पर हो सकता है, हाँ या ना। तो बात समझ में आई, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। बात क्लियर है? छोटी सी बात मुझे आपको समझानी थी कि रेस्ट्रिक्शंस अगले में ही बताए गए हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 19(1) का आपका ई। ये कहता है देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी आप बस सकते हैं। दिल्ली छोड़ के आप कलकत्ता जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल छोड़ करके आप गाजियाबाद रहना चाह रहे हैं तो आप रह सकते हैं। तो ये अधिकार दिए गए हैं, इनको हम बोलेंगे फ्रीडम टू रेजिडेंस। मतलब आप कहीं भी निवास कर सकते हैं या आप कहीं पर बस सकते हैं। रेजिडेंस भी कर सकते हैं। भाई आपको दिल्ली से निकल के जाना था और आप सोच रहे हैं कि मैं 3 दिन जो है, दिल्ली से कलकत्ता आप जा रहे थे, आपने सोचा कि मैं 2 दिन जो है लखनऊ में रुकूंगा, तो आप रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते, आपका अधिकार है। और आप चाहें तो वहाँ लखनऊ में बस भी सकते हैं। आप कलकत्ता जाने का अपना निर्णय ही छोड़ दें, आप कहें नहीं मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे तो लखनऊ से प्यार हो गया है, ठीक है, तो वहां पर बस सकते हैं। तो देश में कहीं भी बसेंगे, इसके लिए भी आप बोलेंगे प्रतिबंध बताए गए हैं। तो ये प्रतिबंध बिल्कुल ऐसे नहीं हुए, तो आप ये कहेंगे कि भैया इसके भी प्रतिबंध इसी में बताए गए हैं 19(5) में, क्योंकि आप समझ सकते हैं। आप ये कहेंगे कि भाई मुझे तो जो जनजाति हैं वहां पर आपका वो जनजाति में 3 लोग हैं टोटल, आप कहेंगे कि एक काम करते हैं हम 4 लोग वहां पे जाके रहेंगे। किसी भी तरह से आपने अपना मन बना लिया तो उन पर क्या हो गया, एक खतरा हो गया। तो आप वहां उस जनजाति क्षेत्र में जाके बस सकते हैं कि आप कहेंगे नहीं। तो जिस तरह से आप वहां मूवमेंट नहीं कर सकते, जब मूवमेंट पर ही मनाही है, आप आ जा भी नहीं सकते बिना परमिशन के, तो क्या आपके बसने पर मनाही नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होंगी। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आएगा। ओके, फिर आता है आपका आर्टिकल 19(1) का एफ तो खत्म ही हो गया, तो आपका ई के बाद सीधा जी आता है, एफ मत लिखना। जीविकोपार्जन हेतु, भाई हम सबकी जिंदगी है, हमें वो चलानी भी है। जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा का अधिकार आपको है। किसके लिए? आपकी जीविका चल पाए, जीना, आपका जो जीवन है वो चल पाए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इसमें बताया गया, आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं।
प्रोफेशन का मीन्स क्या होता है? व्यवसाय। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ट्रेड, कोई व्यापार आप करना चाह रहे हैं किसी तरह का, और बिजनेस ईटीसी, कुछ भी ऐसी चीज आप करने चाह रहे हैं तो आपको अधिकार है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी इसमें, मुझे बताएं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और एक गांव में मैं क्लिनिक खोल देता हूं अपना, और मैं ये कहता हूं ठीक है आप मेरे पास आकर के इलाज कराओ, और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जी मेरे तो जो यहाँ सोडियम ऑक्जेलेट जमा हो गया, मुझे पथरी बन गई है, तो मैं सीधे एक कैंची लेकर के मैं उसकी किडनी खोल लूँ वहाँ पर, और मतलब मैं फिर क्या करूँगा? क्या मैं यही तो करूँगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई तो की नहीं जो आवश्यक है या ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा पहलू समझो, जैसे मान के चलो कि मैं आपका इंजीनियर नहीं हूँ और कोई मेरे पास आया आपका कि भैया ये मैं सिविल मतलब आर्किटेक्ट भी मैं नहीं हूँ, तो उसने कहा कि ये मकान हमारा बना दो 10 मंजिल का, तो मैं कैसा उसका आप सोचिए किस तरह का मटेरियल मैं उसे बताऊंगा कि मकान बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सीधी सी बात है, उस मकान में जो रहेगा वो एक ना एक दिन दबेगा। ऐसा ही होता है ना, हमारे देश में अक्सर पुल गिर जाते हैं, वो किसका कारण होते हैं? कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं से भी उन्होंने मिस्त्री पकड़े और वो काम बना दिया और कल पुल गिर गया वो। तो उसका कारण यही है। मतलब यहां पर फिर भैया रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, फिर तो ये अधिकार नहीं देना चाहिए सबको कि जीविका पार्जन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? तो रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं 19 के 6 में, प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध किसमें बताए गए हैं? यानी कि जो जिस विषय में आप विशेषज्ञ हैं वही कार्य करोगे, 19 के 6 में रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। ओके, बात क्लियर है ना? गांव में झोला छाप डॉक्टर बैठ जाते हैं, आप बहुत बड़ा उदाहरण देखोगे, कोई पढ़ाई भी नहीं की मेडिकल की, और गांव वालों ने बोल दिया ये तो वैद है, बहुत अच्छा जानते हैं, पिता भी पढ़ते हैं ये। कोई कोई मेरे पास ही आ जाता है। क्या बोलेंगे? आपका जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति या पेशा चुनने का अधिकार हमको देता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है। अब देखो इसको एक बार समझ लो सारे को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1), 6 स्वतंत्रताएं बताई गई। अब आर्टिकल 19(1) में जो आपको क्या बताया गया? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपको पता चला कि मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, तो जैसे ही आपको ये पता चलता है आप बोल सकते हैं, तो आपने क्या कर दी? एकदम से सभा कर दी। आपको लगा कि आप तो बोल सकते हैं, तो आपने एक सभा बुला ली कि भाई मेरी बातें सुनो, मुझे बोलना आ गया है। और इसके बाद में फिर सी में क्या है? जब सभा में बहुत सारे लोग आए तो आपसे प्रभावित हुए, आपने कहा चलो भाई मिलके क्या कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। और फिर जब एक संगठन बन गया, उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, देश में घूमने चलते हैं और भी लोगों को जोड़ेंगे खुद से, तो निर्बाध संचरण यानी घूमने चल दिए। अब जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बसेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो रहने और बसने का अधिकार नेक्स्ट में। अब वो जो इतने सारे लोग हैं उनके लिए आपका क्या बोलेंगे, उनकी जीविका कैसे चले? तो जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा एफ कहाँ गया? एफ वहीं गया है जहां क्लास शुरू हुई थी और आप नहीं थे। एफ मेरे साथी वहीं पर है। आगे आए, कोई दिक्कत? इतनी बात में आगे आए, आगे शुरू करें। कोई क्वेश्चन? गुरुजी अगर मेरे पास स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त इस बात की जिम्मेदारी क्या है? देखो, किसी ने एमबीबीएस कर लिया तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो एक अच्छा डॉक्टर ही होगा? हाँ या ना? जरा सोच के देखिए। किसी ने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किसी ने कर ली, तो क्या वो अच्छा इंजीनियर हो जाता है? लेकिन माना क्या जाता है कि जिसने उस चीज की पढ़ाई की और उसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किए हों। जैसे मान के चलिए कि मैं एक प्रतियोगी छात्र रहा हूं और मेरे ग्राउंड इस बात पे आप तय कर दें कि भैया आप जो ये कह रहे हैं कि पीसीएस का पेपर भी आप इस पॉलिटी को पढ़ के दे सकते हैं, यूपीपीसीएस आप दे सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल दे सकते हैं, तो आपने इन तीनों चारों पांचों जिन परीक्षाओं के नाम आप ले रहे हैं, कि आपने इन परीक्षाओं को पास किया है? तो मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि जो हमारे अनुभव हैं वो हमको बेहतर बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है आपका, एक जो एकेडमिक्स है वो जरूरी है। जैसे कि इलाज के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है, आपको शरीर की समझ होनी चाहिए कि भाई हमारे शरीर की संरचना कैसी है। अब आप आपको इस बारे में पता नहीं है, अब आप सोलेंगे नहीं। अब जैसे बीएमएस करता है कोई, बीएमएस समझते हो ना, एमबीबीएस बीएमएस आयुर्वेद से। अब एमबीबीएस जो व्यक्ति कर रहा है
या बीएएमएस कर रहा है, तो उनको चरक संहिता पढ़ाई जाती है, आचार्य चरक की। वो चरक संहिता पढ़नी ही पड़ती है आयुर्वेद के लिए। अब मान के चलो मेरे पास भी चरक संहिता है और मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन इस बात मेरे पढ़ने मात्र से यह तय नहीं हो जाता है कि मेरे जो अनुभव हैं वो सही हैं, क्योंकि मेरे पास उसकी प्रैक्टिस नहीं रही है, विशेषज्ञों की आपका निगरानी में मैंने उसको नहीं किया है। बात क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स भी हैं तो आप उसको करने लग जाएं। आर्टिकल 20 पहले तो करते थे लोग जब संविधान नहीं था। पहले तो आपने देखा ना गांव में कितने वैद हुआ करते थे। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा, अगर हम बात बताएं आपको। अब ये जब आपका, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और वैसे जान लीजिए कि जब अंग्रेजों ने कर्नाटक पर युद्ध किया, ठीक है, और कर्नाटक उन्होंने जीता, इसी क्रम में जब हम बात करते हैं आपका, जब वो हैदर अली का नाम सुना होगा, हाँ सुना होगा शायद, टीपू सुल्तान का भी नाम सुना होगा। फिर तो टीपू सुल्तान से जो उनके वॉर हैं वो हुए हैं आपका 1767 से लेके 1799 के बीच में 4 वॉर हुए। इसी में एक अंग्रेज व्यक्ति था हेक्टर। तो जो टीपू सुल्तान से उसका युद्ध हो रहा था, तो एक तलवार से उसकी नाक कट गई हेक्टर की। अब हेक्टर वहां आपका उन गांवों में भागा फिरा घूमा, तो कहते हैं कि एक गांव में कुछ व्यक्तियों ने उसको देखा तो उसने अपनी नाक ऐसे पकड़ रखी थी। अब नाक जब उसने ऐसी पकड़ रखी थी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, खून निकल रहा था। तो अब आदमी शर्म से कैसे बताए कि मेरी नाक कट गई है, लेकिन उसने बता दिया कि उन्होंने समझ गए वो कि भाई तुम दिखाओ यार क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बताया जी नाक कट गई है। तो उन्होंने कहा अभी जोड़ देते हैं नाक को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाक कटना भी इतनी बड़ी बात है। उन्होंने उसकी नाक का ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी गांव के कुछ लोगों ने। और हेक्टर ने इस बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के बोला, ये हमारे भारत का ज्ञान है, इसके लिए ताली बजाओ और थोड़ा सा गर्व महसूस करो। कि वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसी के बाद में आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे डेलीगेशंस आए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपका एक्ट बनाया कि अभी हम बहुत सारे दल भेज रहे हैं जिनका काम यही होगा कि भारत के गांव गांव जाकर के चिकित्सा की इस पद्धति को, सर्जरी को, जो हमारे गांव में सामान्य व्यक्तियों को आती थी प्राचीन समय में, उसको उन्होंने सीखा, नोट डाउन किया, नोट्स बनाए, अपने पेटेंट लिए अपने देश में जाकर के कि ये तो हमारा है। क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं था, शिक्षित रूप से हमारा विकास बाद में हुआ। आप जानते हैं कि ये जो आधुनिकता है इसमें पेटेंट क्या होता है या कॉपीराइट क्या होता है, ज्ञान हमारे पास सबसे पहले था। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि प्राचीन समय में ये प्रैक्टिस होती थी, तो प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। अब वो प्रैक्टिस क्या, अब तो अधिकार ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? आर्टिकल 20 पर आएंगे। अब थोड़ा सा इसको समझें। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, समझे जी? अपराध, अब आप जो क्राइम करते हैं, तो क्राइम आपने कर दिया और आपका जो क्राइम था वो सिद्ध भी हो चुका है, तो आपको जब क्राइम कर दिया और आपका दोष भी सिद्ध हो चुका है, तो फिर संरक्षण क्यों? इसी को हमको समझना है कि यह संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अपराध शब्द समझते होंगे। ऑफेंस, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अपराध क्या होता है, मुझे बताएं, अपराध का क्या मायना है? तो आप कहेंगे अपराध मतलब गलत कार्य कोई। तो गलत कार्य जैसे तो बुराई करना भी है, तो मैंने किसी की बुराई अगर कर दी तो क्या वो आपका अपराध हो गया? नैतिक रूप से तो अपराध ही है, लेकिन क्या कानूनी रूप से भी अपराध है? आप कहेंगे नहीं। तो अपराध वह सभी हैं जो आपका भारतीय दंड संहिता, जिसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, बीएनएस यानी जिनके करने पर आपको पनिशमेंट की बात की गई है, सजाओं का प्रावधान है, चाहे सजा जैसी भी हो।